हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2016 का पेपर है। आपके 2016 में दो एग्ज़ाम हुए थे, तो यह 2 फरवरी 2016 का आपका एग्ज़ाम है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसमें हम सॉल्व कर रहे थे बाल विकास एवं शिक्षण विधि। सीडीपी से आपके 30 क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। और यूपी टेट में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट 30 नंबर के होते हैं। कुल क्वेश्चन 150 होते हैं। और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 150 ही मिनट मिलती हैं। और जनरल वालों को 90 नंबर लाना ज़रूरी होता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और ओबीसी वाले होते हैं उनको 82। और इसमें बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आपको ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आपको अभी से अपनी तैयारी में आप लगते हैं और आप सभी प्रीवियस ईयर को करते हैं। आपका जो प्रीवियस ईयर होता है उसमें से 40% आपका यूपी टेट में आता है रिपीट होकर के। तो आपको इसी तरीके से अपनी तैयारी को करते रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। क्या कहलाती है? कि वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो तो क्या कहलाती है? नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुपात मापनी। क्या कहलाती है? अनुपात मापनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण होता है। यानी कि फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण होता है तो किसमें होता है? अधम, अहम, पराअहम या परिस्थितियों में। मूल्यों का आंतरिकरण की बात होती है तो किसमें होता है? पराअहम में, सुपर ईगो में। सुपर ईगो। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, यह किसने दिए थे? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने दिए थे इदम, अहम और पराअहम। इसमें पूछा था आपसे आंतरिक कारण पूछा था तो इसमें हो जाता है आपका पराअहम, सुपर ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वह बना सकता हूँ। किसने कहा था? फ्रीमैन ने, न्यूमैन ने, वॉटसन ने या हॉलिंजर ने। तो तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, वॉटसन ने। वॉटसन ने कहा था कि आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूँ वह बना सकता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और वॉटसन रहने वाले कहाँ के थे? तो यह अमेरिका के रहने वाले थे। वॉटसन कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और इन्होंने अपना जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वह कब से इन्होंने दिया था? तो यह 1913 में यह व्यवहारवादी दृष्टिकोण दिया था। और यह को कहाँ पर प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपना जो दिया था 1913 में दिया था। और कहाँ पे दिया था? यह कोलंबिया विश्वविद्यालय में। कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय में यह दिया था, प्रस्तुत किया था कि मुझे मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वह बना सकता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। ध्यान आकर्षित करने में भूमिका होती है उद्दीपन की, तीव्रता की, उद्दीपन की उपादेयता की, उद्दीपन की विश्वसनीयता की, उद्दीपन की सक्रियता की। तो आपको बताना है कि ध्यान आकर्षित करने में किसकी भूमिका होती है। तो ध्यान आकर्षित करने में उद्दीपन की तीव्रता की भूमिका होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उद्दीपन की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है शिक्षण, सहानुभूति,
समदृष्टि, प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि हम किसी भी बच्चे में रुचि उत्पन्न करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, मोटिवेशन के माध्यम से करते हैं, यानी कि प्रेरणा के माध्यम से करते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4। पांचवे का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 कि छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। जब हम किसी भी छात्र में रुचि उत्पन्न करते हैं तो उसे हम मोटिवेट करते हैं, उसे छात्र है फिर उस सब्जेक्ट में वह रुचि लेने लगता है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रायड के अनुसार क्या कहा गया है कि ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की सफलता को विस्मरण कहते हैं। ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की सफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ होता है किसी समय प्रयत्न करने पर किसी भी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता होती है, वही हमारी विस्मृति होती है। या विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विस्मृति क्या है, जब हमें किसी भी चीज़ को हमने उसकी द्वारा पुनरावृत्ति नहीं की, वही हमारी क्या हो जाती है, विस्मृति हो जाती है। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, विस्मृति के द्वारा कि जो भी घटनाएं होती हैं उनको भुलाया जाता है, उनको बार बार याद नहीं किया जाता। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 कि विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों की स्मृति से अलग कर दिया जाता है। दुखद अनुभवों की को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, उन्हें विस्मृति कर दी जाती है, उनको बार बार याद नहीं किया जाता, वही आपकी क्या हो जाती है, विस्मृति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो आपको बताना है कि SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। वॉटसन, कोफका, कोहलर या गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो 7 का आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाता है इसमें से कोई नहीं है। आयोग ने यह गलत दिया था तो आपको इस पर स्टार मिला था, यानी कि सभी को समान अंक मिले थे। SOR की बात कौन करते हैं, SOR की बात करते हैं वॉटसन, सॉरी वॉटसन नहीं करते हैं, वुडवर्थ करते हैं। कौन करते हैं, वुडवर्थ करते हैं। और वुडवर्थ है वह कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो यह अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। तो आपका इसमें कोई भी नहीं होता है, सभी को समान अंक मिला था। तो इसका राइट आंसर होता है अगर वुडवर्थ होता तो। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की एक आंतरिक दिशा क्या है, अवधि, नवीनता, रुचि या आकार। ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा क्या है, तो रुचि है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, रुचि है वह ध्यान को आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान की दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। यानी कि एक परिस्थिति में जो ज्ञान अर्जित किया है दूसरी परिस्थिति में उसका हम उपयोग करते हैं तो वह क्या कहलाता है, सीखने की विधियां कहलाता है, सीखने में स्थानांतरण कहलाता है, या सीखने में पठार, या सीखने में रुचि। तो आपको बताना है कि एक परिस्थिति में जो ज्ञान अर्जित कर लिया है उसे हम दूसरी परिस्थिति में उपयोग करते हैं तो वही क्या कहलाता है, सीखने में स्थानांतरण। क्या कहलाता है, सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर, सीखने में क्या कहलाता है, स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 10 आपका, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। क्या कहलाता है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अधिगम के माध्यम से हमारा क्या होता है, हमारा जो व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन होता है। व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यानी कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। हम सीखते हैं किसी भी चीज़ को, हम सीखते रहते हैं तो हमारा व्यवहार में
चेंजेस आने लगते हैं, बदलाव होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिनमें आवृत्तियों को स्तरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह क्या कहलाता है? स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह क्या कहलाता है? स्तंभाकृति, आवृत्ति, बहुभुज या संचयी आवृत्ति या रेखा चित्र क्या कहलाता है? स्तंभ है, यहाँ पर यह लिखा हुआ है। तो सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिनमें आवृत्तियों और स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? स्तंभाकृति, आवृत्ति, बहुभुज, संचयी आवृत्ति या रेखा चित्र। तो स्तंभ की बात होती है तो स्तंभाकृति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो बुद्धि का सबसे अधिकतम विकास होता है जब होता है किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था में बुद्धि का विकास सबसे ज़्यादा होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है तो मूल प्रवृत्तियों पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। तो आपको बताना है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? तो यह संवेगों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? संवेगों पर आधारित होता है, यानी कि मूल प्रवृत्ति की बात होती है। यह किसने दी थी? तो मैकडूगल ने दी थी। किसने दी थी? मैकडूगल ने दी थी। कितनी प्रवृत्तियाँ? 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी थी। तो राइट आंसर हो जाता है 13 का ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि बच्चा है, जब बच्चे को भूख लगी होती है तो वह रो कर के अपने संवेगों को प्रकट करता है। तो वह बताता है कि मुझे भूख लगी है, तो किसके द्वारा? संवेगों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। अंतर्दृष्टि सूझ के द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने कौन सा प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर किया था, वनमानुष पर किया था, बिल्ली पर या चूहे पर। तो आपको बताना है कि अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत के बारे में पूछता है तो उन्होंने किया था वनमानुषों पर प्रयोग। कोहलर ने किस पर किया था? वनमानुषों पर प्रयोग किया था। वनमानस यानी कि बंदर की बात होती है। बंदर का नाम क्या था? बंदर का नाम था चिंपैंजी। क्या नाम था बंदर का? चिंपैंजी नाम था। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसके सिद्धांत के नाम से जानते हैं? कोहलर के सिद्धांत को हम अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? तो पावलोव ने किया था। कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? पावलोव ने किया था। और 1904 में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किनको? पावलोव को। बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। बिल्ली पर प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया था। चूहे और कबूतर प्रयोग किसने किया था? तो स्किनर ने चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किया था। और वनमानस पर किसने किया था? कोहलर ने किया था। यहाँ तक बात क्लियर। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में उच्च होंगे, यानी कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे सृजनशीलता में, अध्ययन में, विश्लेषण करने में या अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो आपको 15 का राइट आंसर बताना है सृजनशीलता में। किसमें? सृजनशीलता में बच्चे हैं। यह जरूरी नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे ही इसमें उच्च होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगम में ... ने प्रभाव का नियम दिया है, यानी कि सीखने में प्रभाव का नियम किसने दिया है? पावलोव ने, स्किनर ने, वॉटसन ने या थॉर्नडाइक ने। तो प्रभाव के नियम की बात होती है तो किसने दिया है? ऑप्शन नंबर 4 है आपका, थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। कौन सा नियम? प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक के 2 नियम आते हैं। पहला होता है आपका मुख्य नियम और दूसरा होता है आपका गौण नियम। पहला होता है मुख्य नियम और दूसरा होता है गौण नियम। मुख्य नियम में इनके 3 नियम होते हैं और गौण नियम में 5 नियम होते हैं। तो इसमें प्रभाव का नियम पूछा है तो किसका हो जाता है?
थार्नडाइक का, जो कि मुख्य नियम होता है। यहाँ तक बात क्लियर। पावलोव की बात करते हैं तो पावलोव के सिद्धांत का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। कौन सा है? क्लासिकल, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। पावलोव के सिद्धांत का नाम क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। यहाँ तक बात क्लियर। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, इसने प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर किया था और कबूतर पर किया था। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। इनके सिद्धांत को हम अनुकूलन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। किनके सिद्धांत के नाम से? अनुकूलन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस विधि का प्रयोग स्मृति मापन के लिए नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? प्रत्याहान विधि का, तार्किक विधि का, पहचान विधि का या पुनः सीखना विधि का? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तार्किक विधि का। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? तो तार्किक विधि का प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास द्वारा दिया गया था? साइमंड के द्वारा, होल्ट्जमैन के द्वारा, मरे के द्वारा या बेलक के द्वारा? तो आपको इसमें बताना है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की बात होती है, यानी कि टीएटी की थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट की बात होती है। तो यह किसने दिया था? तो यह मॉर्गन एवं मुर्रे ने दिया था। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। यह परीक्षण कब दिया था? तो यह परीक्षण 1935 में दिया था। किसने दिया था? मॉर्गन व मुर्रे ने दिया था। इसमें 31 कार्ड होते हैं। इसमें क्या होता है? 31 कार्ड होते हैं। इसमें 31 कार्ड होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें 31 कार्ड होते हैं तो इनमें क्या होता है? 10 पुरुष के लिए होते हैं, 10 महिलाओं के लिए होते हैं और 10 होते हैं पुरुष मेल और फीमेल के लिए होते हैं, यानी पुरुष और महिलाओं के लिए होते हैं। एक कार्ड इसमें खाली बचता है। वह कैसा होता है? वह ब्लैंक होता है, यानी कि खाली होता है। एक कागज इसमें खाली होता है। एक क्या होता है? खाली होता है। इसमें टोटल कितने होते हैं? 31 कार्ड होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19 है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा का, शिक्षक केंद्रित शिक्षा का, क्रिया केंद्रित शिक्षा का या बाल केंद्रित शिक्षा का? तो मनोविज्ञान में बताना है आपको सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि शिक्षा है वह बच्चों के आधार पर होनी चाहिए। पहले शिक्षा कैसी होती थी? शिक्षक केंद्रित होती थी, लेकिन आज की जो शिक्षा है वह बाल केंद्रित शिक्षा है। जब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे की गलती नहीं है, उसमें अध्यापक की गलती है। वह अध्यापक है, वह उस बच्चे को समझा नहीं पा रहा है, तो कमी अध्यापक की है, ना कि उस बच्चे की। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तिकता का सिद्धांत? तो आपको इसमें बताना है राइट आंसर कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नहीं वाला पूछा है तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। वर्गीकरण का सिद्धांत है वह वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं वह संबंधित हैं, यानी कि इसमें वर्गीकरण का सिद्धांत है वह संबंधित नहीं है। तो चलिए समझते हैं। पहला आता है आपका निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा होता है समन्वय का सिद्धांत,
तीसरा होता है वैयक्तिकता का सिद्धांत, चौथा होता है वंशानुक्रम और वातावरण के साथ अंतःक्रिया का सिद्धांत, और पांचवा होता है विकास क्रम का सिद्धांत। कौन सा होता है? विकास क्रम का सिद्धांत होता है। इसमें वर्गीकरण का सिद्धांत है वह नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, नहीं होता है, इसलिए यह गलत है, इसलिए यह सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या सहचर्य का नियम। तो आपको बताना है इसमें सीखने के लिए कौन से नियम पर यह आधारित है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, तो यह तत्परता का नियम होता है। कौन सा होता है? यानी कि पाठ की प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए वह नियम आधारित है, तो तत्परता का नियम है। कौन सा नियम है? तत्परता का नियम है। थार्नडाइक के मुख्य नियम में 3 नियम आते हैं। मुख्य नियम में कितने नियम आते हैं? 3 नियम आते हैं। कौन सा आता है? अभ्यास का और तत्परता का और प्रभाव का नियम। तो इसमें आपको बताना था, राइट आंसर है आपका तत्परता का नियम। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है आपका, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण। कई बार क्वेश्चन बना है, आपने देखा है जब से लेकर यूपी टेट के आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं सीडीपी के, तो आपने देखा है इसमें प्रत्यक्षीकरण, आपको यह क्वेश्चन कई बार मिला है, प्रथम सोपान की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है आपका, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था टॉलमैन ने, बेंडूरा ने, थार्नडाइक ने या कोहलर ने। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बेंडूरा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय की बात करते हैं। कौन करते हैं? अल्बर्ट बेंडूरा। कौन करते हैं? अल्बर्ट बेंडूरा। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आता है आपका, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन विधि या अंतर्दर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि। तो आपको इसमें बताना है कि उदाहरण की बात हो रही है और निरीक्षण की बात होती है, निरीक्षण की, विश्लेषण की बात हो रही है, विश्लेषण की, वर्गीकरण की बात हो रही है, वर्गीकरण और नियमीकरण की बात होती है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा वह सोपान है, कौन सी विधि है जिसके द्वारा यह बात हो रही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि उदाहरण से नियम की तरफ हमारा आगमन विधि जाती है। उदाहरण से कहाँ जाती है? नियम की तरफ जाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। निगमन विधि है, यह नियम से कहाँ जाती है? उदाहरण की तरफ जाती है। निगमन विधि कहाँ जाती है? नियम से उदाहरण की तरफ जाती है। आगमन विधि है, यह उदाहरण से नियम की तरफ जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु प्रविधि या प्रकाश, ध्वनि, गंध या पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो आपको बताना है अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं, तो 25 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रुचि होना, लक्ष्य होना या अभिवृत्ति होना। क्या क्या होना? रुचि होना, लक्ष्य होना और अभिवृत्ति होना, यही आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है 25 का ऑप्शन नंबर 1। 25 का क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1। यहाँ तक बात क्लियर। रुचि होती है, लक्ष्य होता है, अभिवृत्ति होती है और इसमें आदत आ जाती है। आदत हो गई आपकी, जिज्ञासा हो गई, जिज्ञासा, आवश्यकता हो गई आपकी, प्रशिक्षण हो गया, अर्थ हो गया। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है 26, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है
केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो आपको बताना है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन ही हमारा बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल मनोविज्ञान क्या कहलाता है? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना ही हमारा बाल मनोविज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आता है आपका, वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न पाने के कारण होती है, यह कहलाती है। क्या कहलाती है? यह 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने पाने के कारण हो पाती है। क्या कहते हैं उसको? डाउन सिंड्रोम्स या क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। तो आपको बताना है क्या होती है। तो यह डाउन सिंड्रोम होती है। क्या होती है? डाउन सिंड्रोम होती है, यानी कि इसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। 23 कितने होते हैं? जोड़े होते हैं। जोड़े होते हैं। वैसे कितने होते हैं? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है पूर्व पारंपरिक अवस्था। कौन सी अवस्था? पूर्व पारंपरिक अवस्था। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो आपको इसमें सही क्रम बताना है। अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा एक सही क्रम है। तो आपको सही क्रम बताना है। तो सही क्रम है आपका ऑप्शन नंबर 4, अंडाणु और शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। क्या होते हैं? पहला होता है आपका अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, फिर होता है ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आता है आपका कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा दिया गया था। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, युंग के द्वारा। किसके द्वारा? युंग के द्वारा। यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह कहाँ के रहने वाले थे? युंग यह स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो यह स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। यहाँ तक बात क्लियर। कहाँ के रहने वाले थे? युंग स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। स्विट्जरलैंड के यह मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। पहला आता है आपका अंतर्मुखी, दूसरा होता है अंतर्मुखी होता है, दूसरा होता है बहिर्मुखी और तीसरा होता है आपका उभयमुखी। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए, यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हम मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसी तरीके से हम यूपी टेट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।